आज हम बात करने वाले हैं PT 365 इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे पहली न्यूज़ जो है हम स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड पार्ट है 6 का, और यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिसेंटली हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप बना है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखता है 15 फाइनेंस कमीशन पे, और ने रिपोर्ट को सबमिट करा है। तो यहाँ पे इंडिया का स्टेटस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम देख लेते हैं। 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर था वर्ल्ड में, और इंडिया के पास लार्जेस्ट एरेबल लैंड है। 2019 का डेटा के हिसाब से इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है अबाउट 7% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इंडिया की रैंक की बात करें वर्ल्ड में तो 13 रैंक है वर्ल्ड में एग्रीकल्चर में, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, डिस्पाइट कि हम बड़े सारे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर है मिल्क के, बनाना के और मैंगोज़ के। इसमें एक कारण ये बताया गया है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी है रैंक प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में, वो लार्ज डोमेस्टिक डिमांड पे रहता है। 2013 से 18 में ग्रोथ स्लो हुई है रिलेटिवली, जो कि हमने देखी थी 2009 से 11 में, मतलब 2009 की और 11 के मुकाबले 2013 से 18 तक की बहुत कम आई है। एक्सपोर्ट जो ड्रॉप हुई है वो 10% हुई है CAGR, ठीक है यहाँ पे। और ये इसलिए आया कि ग्लोबल प्रोसेस भी ड्रॉप आया है, ग्लोबल प्रोसेस में भी, और बैक टू बैक ड्रॉप आए हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में। इंडिया का एक्सपोर्ट है 70% कमोडिटीज़ और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होता है, जो नियरली जोग्राफी स्प्लिट रहता है। और इसमें मिडिल ईस्ट आता है, ईस्ट अफ्रीका आता है, पैसिफिक आता है, एशिया पैसिफिक, और 30% यूरोप और अमेरिका में होता है, जहाँ पे लो एग्री मार्केट है। डाइवर्सिफिकेशन इंडिया का अगर मैं बात करूँ एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 का, तो ये बेसिकली फ्रेम हुआ था ताकि वो फोकस करे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और बेटर फार्म रियलाइजेशन जैसी चीज़ों पे, ठीक है। इस पॉलिसी को समझ लेते हैं क्या है ये 2018 की जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है। ये इम्प्लीमेंट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू। कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इसका एम ये था कि हम डबल करेंगे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट 30 बिलियन से 60 बिलियन 2022 तक, और ये रीच करेगा 100 बिलियन का नेक्स्ट फ्यू ईयर्स पे। और ये प्रमोट करता है इंडिजीनियस, ऑर्गेनिक, एथनिक, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल एग्री प्रोड्यूस एक्सपोर्ट। मेन इसका ये था कि ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म परस्यू करता है मार्केट एक्सेस को, और ये टैकल करता है जितने भी बैरियर्स हैं, और डील करता है सैनिटरी और फोटो सैनिटरी इश्यूज पे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो परस्यू करता है मार्केट एक्सेस, बैरियर्स को टैकल करता है, और सैनिटरी और फोटो सैनिटरी इशू पर टैकल करता है। ये स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल एलिमेंट पे भी दिखता है, जिसमें स्ट्रेटेजिक एलिमेंट में जनरल कमोडिटी स्पेसिफिक आते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीपल मिनिस्ट्री। ऑपरेशनल एलिमेंट्स में फोकस करते हैं क्लस्टर पे, मार्केटिंग, प्रमोशन ऑफ ब्रांड इंडिया, स्टैब्लिश करता है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी रिजीम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेटअप करा है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, जो कि आता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA। APEDA क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो APEDA स्टैब्लिश हुआ था एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के अंडर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, और इसका मैंडेट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एक्सपोर्ट प्रमोशन की, और डेवलप करता है बड़े सारे प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट और बड़ी सारी चीज़ें। इसके अंडर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के अंदर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स की, जो कि सब कंपोनेंट आते हैं, मार्केट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े सारे ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस, क्वालिटी डेवलपमेंट। APEDA इंटरेस्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मॉनिटर करता है इंपोर्ट ऑफ शुगर एज वेल एज बड़ी सारी चीज़ों को।
अब REPD के PF के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे REPF जो है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, वो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स को देखता है जो पर्टिकुलरली रीच आउट करते हैं स्टेक होल्डर्स के, जितने भी एंटायर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन्स का रहता है एक्सपोर्ट ऑफ राइस का, और वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी इंक्रीज़ हो रही है। ये मॉनिटर करता है, आइडेंटिफाई करता है और बड़े सारे चीज़ों को एंटिसिपेट करता है, डेवलपमेंट जो राइस प्रोडक्शन पर रहते हैं और उसका जो एक्सपोर्ट्स रहता है, और रिकमेंड करते हैं नेसेसरी पॉलिसी। यहाँ पे राइस जो है वो, यहाँ पे राइस प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, एक्सपोर्टर्स भी होते हैं और बड़े सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशंस। और ये इसमें जो कंप्राइज होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो राइस इंडस्ट्री में होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, ऑफिशियल होते हैं जो APEDA के होते हैं, और यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और डायरेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। राइस प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट, हमें ये समझना है कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था राइस का जब शिपमेंट खुली थी नॉन बासमती की 2011 में, लेकिन आज की बात करूं तो सेकेंड लार्जेस्ट है। मेजर शेयर जो राइस का होता है वो खरीफ क्रॉप में होता है, खरीफ सीज़न में, क्योंकि वहाँ पे बारिश हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, तो खरीफ में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। जो एक स्मॉल शेयर पे ग्रो होता है इंडिया में राबी और समर सीज़न में, जहाँ पे इरिगेशन चाहिए होती है। इंडिया का राइस जो प्रोडक्शन है वो ग्रो होता है आपका 96 मिलियन टन्स 2010 से लेके 2011 तक। अब ये बढ़ के 117.47 मिलियन हो गया था 2019 और 2020 का जो था, तो यहाँ पे 22% की इंक्रीमेंट देखने को मिली, और ये सेकेंड एडवांस एस्टीमेट का कहना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है फिशरीज पे, फिशरी सेक्टर पे। फिशरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, न्यूट्रिशन का, एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे ये सेक्टर प्रोवाइड करता है 16 मिलियन फिशर्स और फिशर फार्मिंग को, जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ वैल्यू चेन। यहाँ पे ये सेक्टर 6.6% मतलब अकाउंट करता है, 6.6% शेयर एग्रीकल्चर GDP का। मरीन एक्सपोर्ट 5% रहते हैं टोटल एक्सपोर्ट के इंडिया के, और उसमें 19% एग्री एक्सपोर्ट रहते हैं। 2017-18 का डेटा ये। रिसेंट ईयर्स में फ़िश प्रोडक्शन जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो मोर देन 7% है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरी सेक्टर में। यहाँ पे 2 बेंचेस है फिशरी सेक्टर में, एक तो है इनलैंड फिशरीज और एक मरीन फिशरीज। तो टोटल फिश प्रोडक्शन जो होता है वो 65% कंट्रीब्यूशन आता है इनलैंड से, बाकी जो है वो मरीन फिशिंग से आता है। फिशिंग है एक स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनलैंड फिशिंग जो है मैनेज होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मरीन फिशरीज एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेंट्रल और कोस्टल स्टेट या UT गवर्नमेंट के द्वारा। कोस्टल स्टेट या UT रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और रेगुलेशन फिशरीज का, जो कि रहता है विद इन द टेरिटोरियल लिमिट, जो 12 नॉटिकल माइल्स का रहता है। हमने अनक्लॉज की बात करी थी पहले लेक्चर्स में, तो वो आपको पता ही होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सेंटर रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और रेगुलेशन फिशरीज का, जो EEZ में आता है वाटर्स का, और ये बियॉन्ड जाता है 12 नॉटिकल माइल्स, और ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। तो ये पॉलिटी में भी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन में भी मैंने ही कवर कर रखा है, ठीक है। फिश कायरो बैंक्स, इसको समझ लेते हैं क्या है ये चीज़। मिनिस्ट्री ऑफ फॉर फाइन फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग जो है उन्हें अनाउंस करा है, वो सेटअप करेंगे फिश कायरो बैंक्स। ये फर्स्ट टाइम होगा वर्ल्ड में जब कायरो बैंक्स सेटअप होंगे। ये फैसिलिटेट करते हैं ऑल टाइम जो आपका रहता है अवेलेबिलिटी फिश स्पर्म्स का, और ये डिज़ायर स्पीशीज़ देंगे फिश फार्मर्स को। ये इनहांस करते हैं फिश प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी, और देबाई ये इंक्रीज़ करते हैं प्रॉस्पेरिटी जो फिश फार्मर्स के अंडर रहती है। यहाँ पे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है जो कोलैबोरेट करती है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, जो देखती है फिश कायरो बैंक्स का। 6.5.1 इंडिया प्रपोज करता है फिशरी सब्सिडी WTO में। तो यहाँ पे इंडिया ने प्रपोज करा है स्पेशल
और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट SNDT, ये बेसिकली आपका होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो फिश सब्सिडी में रहता है। WTO की आप सबको पता ही है क्या होता है। WTO मेंबर जहाँ पे नेगोशिएट करते हैं बड़े सारे फाइनलाइज रूल्स, तो एलिमिनेट करते हैं इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशरी, और ये प्रोहिबिट करता है कुछ फॉर्म्स ऑफ फिशरी सब्सिडी जो कंट्रीब्यूट करता है ओवर कैपेसिटी और ओवर फिशिंग को। नेगोशिएशन 2001 से लॉन्च हुए थे। दोहा ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। हार्मफुल सब्सिडीज जो है एस्टिमेट करा जाता है 14 to 620 बिलियन की रहती है हर साल की। और डिमांड्स क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ये इम्पोर्टेंट है कि ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट चाह रही है जो प्रोटेक्ट करे स्मॉल फिशिंग कम्युनिटीज़ को। SNDT स्पेशल प्रोविज़न देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, स्पेशल राइट्स देता है जो अलाउ करता है उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट। ये सेवरल फ्लेक्सिबिलिटी देता है उन लोगों को जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। और यहाँ पे इंडिया का स्टैंड है, इंडिया ने प्रपोज करा है कि डेवलपिंग कंट्री एलिजिबल नहीं होगी अगर इन चीज़ों में फॉर एक्सेप्शन GNI जो पर कैपिटा क्रॉसेस होता है 5000 फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, अगर उनका जो 2% का शेयर है ज़्यादा है ग्लोबल मरीन कैप्चर में, और शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर का जो लेस देन 10% है GDP का। इंडिया को चाहिए कि जो फिशरी सब्सिडी है वो कटेल रहे प्रोग्राम में, ताकि सब्सिडी फ्यूल मिल जाए, नेट मिल जाए और बोर्ड्स मिल जाए जो इम्पैक्ट करते हैं आपके लाइवलीहुड के। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री इंक्लूड करती है इंडिया ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे हमें ये समझना चाहिए, ये स्टेट करती है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो इफेक्टिव SNDT एक इंटीग्रल पार्ट है WTO फिशरी का, वहाँ पे सब्सिडी नेगोशिएशन होता है। यहाँ पे कंट्रीज जैसे US और ऑस्ट्रेलिया अपोज करते हैं SNDT, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री इवेंचुअली उनको एक्सेप्शन मिल जाएगा और लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे चाइना उनको नहीं मिलना चाहिए ऐसा एक्सेप्शन, उनके हिसाब से ये बात। 6.6 एनिमल हस्बेंड्री की बात करें। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है ये समझ लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिसेंटली अप्रूव करा है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि 15,000 करोड़ का है। इसमें यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इंक्रीज करता है मिल्क और मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोवाइड करता है एक्सेस टू मार्केट और बड़ी सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। IDF फैसिलिटेट करेगा इन्वेस्टमेंट जो कि इस्टेब्लिश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी और मीट प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इस्टेब्लिश करेंगे एनिमल फीड प्लांट प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन कौन से है? FPO है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, MSMEs है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है और एंटरप्रेन्योर है। फंडिंग जो होगी यहाँ पे मिनिमम 10% मार्जिन मनी होगा जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे बेनिफिशरीज को। बैलेंस जो 90% होगा वो लोन कंपोनेंट में आएगा जो अवेलेबल होगा शेड्यूल्ड बैंक से। लोन जो प्रोवाइड होगा वो एक्विजिशन ऑफ लैंड पे प्रोवाइड होगा। अगर यहाँ पे अगर लोन आपको चाहिए तो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर एक्विजिशन ऑफ लैंड है तो। एलिजिबल एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल होगी जो ऑब्टेन करेगी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस। इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एलिजिबल बेनिफिशरीज को। यहाँ पे 2 साल का मॉनिटोरियम पीरियड होगा जहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो उसमें ये आएगा कि 6 साल का रीपेमेंट पीरियड होगा। क्रेडिट गारंटी फंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करेगी क्रेडिट गारंटी फंड जो 750 करोड़ का होगा जो कि नाबार्ड मैनेज करेगा। यहाँ पे क्रेडिट गारंटी उन लोगों को सैंक्शन मिलेगी जो MSME के डिफाइंड सीलिंग में आएंगे। ये अनाउंस हुआ है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत एनिमल हस्बेंड्री का। सेकंड जो है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इंट्रोड्यूस करा है नया स्कीम जो सपोर्ट करता है डेयरी कोऑपरेटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो अपने आप को इंगेज करे डेयरी एक्टिविटीज़ में, जो कि इम्प्लीमेंट है 2020 से 21 में।
स्कीम के अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का होगा पर एनम, और एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा 2% का अगर रीपेमेंट टाइमली होती है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है वर्किंग कैपिटल लोन में, जो कि लिया जा सकता है शेड्यूल बैंक से, आरआरबी से, कोऑपरेटिव बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 2021 तक। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स और बड़े सारे एफपीओज कन्वर्जन जो मिल्क के हैं वो कंजर्व हो सकते हैं कम्युनिटी और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा डेयरी एक्सपोर्ट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाई करा है एक्सपोर्ट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग रूल्स 2020 में ये सुपरसीड करता है पहले का जो लॉ था एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। इस न्यू लॉ के अंडर एक्सपोर्ट जो होगा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का, उसको मतलब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा एक्सपोर्ट वर्दीनेस का गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, ताकि वो शिपमेंट करा जा सके। यहाँ पे आप मिल्क प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सब्जेक्ट होंगे क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन, या जौन सा भी हो प्रायर टू एक्सपोर्ट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020 से 21, 2022 से लेकर 23 तक का। यहाँ पे नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो ओवरऑल प्रमोशन और डेवलपमेंट की बात करता है साइंटिफिक बी कीपिंग का, और प्रोडक्शन देता है क्वालिटी हनी और अदर बी प्रोडक्ट्स का। लॉन्च हुआ था, इम्पॉर्टेंट है बी कीपिंग के लिए और अचीव करता है स्वीट रेवोल्यूशन का गोल का। 3 कंपोनेंट है, पहला है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट थ्रू पॉलिनेशन। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है जो बी कीपिंग और बी हाइव प्रोडक्ट्स का होता है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जनरेशन होती है एग्रो क्लाइमेट और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से। इसके अंदर नेशनल बी बोर्ड ट्रेन करेगा 30 लाख फार्मर्स को बी कीपिंग के लिए। FAO के हिसाब से बी कीपिंग इन इंडिया का रैंक है 8 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हनी प्रोडक्शन। बी कीपिंग हाईली अंडर डेवलप है और अनऑर्गेनाइज्ड है, जो मोस्टली प्रेवलेंट है। अडॉप्शन जो है बी कीपिंग का वो इन्हांस कर सकता है लाइवलीहुड इनकम जो अनएम्प्लॉयड वुमेन्स का है और ट्राइबल पॉपुलेशन का है। और बी कीपिंग अंडर डेवलप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रेवलेंट है, रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो शुगर इंडस्ट्री की। अगर बात करूँ नीति आयोग की टास्क फोर्स जो शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री पे उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है। इसमें ये बताया ग्रोथ जो शुगर इंडस्ट्री की हुई इंडिया में, तो वो 1998 के बाद हुई जब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अबॉलिश करी गई थी नई शुगर मिल्स के लिए। डी लाइसेंसिंग की वजह से जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो ग्रो हुई 7% में एनुअली। अगर बात करूँ 1998 से लेके 2011 तक, जो कि बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 3.5% जो एनुअली राइज हुआ था 1990 से लेके 1997 तक। टिल 1997 तक शुगर एंड कोऑपरेटिव डोमिनेट थे शुगर इंडस्ट्री के, बट 2011-12 में चेंज हो गया जब प्राइवेट सेक्टर इमर्ज हो गए थे और कंट्रीब्यूट करते हैं लार्जेस्ट शेयर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में। ऑल्दो डी लाइसेंसिंग ने रिमूव कर दिया कुछ रेगुलेशन जो शुगर सेक्टर में थे, लेकिन अदर रेगुलेशन से प्राइसिंग पॉलिसी, कंपलसरी जूट पैकेजिंग वो रही। शुगर प्राइसिंग की बात करें इंडिया में, तो प्राइसिंग जो है शुगर की वो गवर्न होती है स्टैट्यूटरी प्रोविजन शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 जो इशू करता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। यहाँ पे फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात करें तो ये कीन प्राइस जो अनाउंस करा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो किस बेसिस पे था? रिकमेंडेशन था जो कमीशन का था फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि बना था कंसल्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी एसोसिएट है शुगर इंडस्ट्री के। FRP मिनिमम प्राइस देते हैं जो पेमेंट मिलती है मिल्स जो फार्मर्स को मिलती है। अंडर FRP सिस्टम फार्मर्स जो है रिक्वायर्ड नहीं है कि वो वेट करे टिल द एंड ऑफ सेशन या कोई भी प्रोक्योरमेंट और प्रॉफिट का शुगर मिल्स का। FRP लिंक है बेसिक रिकवरी रेट शुगर का और इसका प्रीमियम पेबल है फार्मर्स को, जो कि हायर रिकवरीज देता है शुगर फ्रॉम शुगर केन। स्टेट एडवाइस प्राइस साइटिंग डिफरेंस जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो है या रिजल्ट है प्रेशर का फ्रॉम फार्मर्स ग्रुप। यहाँ पे कुछ स्टेट से डिक्लेयर करते हैं स्टेट स्पेसिफिक शुगर केन प्राइसेस जो कि कॉल्ड ऑफ कर रहे हैं स्टेट एडवाइस प्राइसेस और यूजुअली हायर होते हैं FRP में।
यहाँ पे शुगर पॉलिसी हम को देखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जो प्राइस ऑफ शुगर जो है वो मार्केट ड्रिवन है और डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पे। हाउएवर ये जो चीज़ है यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वो करती है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP जो इंट्रोड्यूस हुआ था। MSP जो शुगर का है फिक्स करता है एक अमाउंट जो कि फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस पे रहता है शुगर केन मिनिमम कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ मोस्ट एफिशिएंट मिल्स का। कुछ रिसेंट स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे चेंज आया था लेवी ऑफ ड्यूटी में। इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई थी 50% टू 100%, जहाँ पे रिमूवल हुआ था 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी। सेकेंड है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथॉराइजेशन स्कीम है, जहाँ पे एक्सपोर्ट अलाउ है कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं शुगर एट 0 ड्यूटी 3 सालों के अंदर। तीसरा पॉइंट है एक्सपोर्ट अलाउड, गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है 2 मिलियन टन का शुगर अंटिल द एंड ऑफ 2017-18 मार्केटिंग ईयर। अब अपने स्टॉक्स को सरप्लस स्टॉक्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारे इम्प्रूव कैश फ्लो आए मिलर्स को जो पेमेंट दे रहे हैं शुगर केन फार्मर्स को। लास्ट पॉइंट है इस लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग लिमिट है शुगर मिल्स की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंस 2018 इंडिकेट करता है मिल जो क्वांटिटी देता है वाइट या रिफाइंड शुगर की वो प्रिस्क्राइब्ड है डोमेस्टिक सेल या डिस्पैच जो पर्टिकुलर मंथ पे था। गवर्नमेंट ने फिक्स करा एक मैक्सिमम मंथली शुगर सेल कोटा और मिनिमम होगा जो एक्स मिल शुगर प्राइस होगा। बफर शुगर स्टॉक बनाए जाएंगे 30 लाख टन का, ताकि वो कट करे लार्ज इन्वेंट्री शुगर मिल्स के साथ जो है। और ये कंटेन करता है एक स्लाइड जो प्राइसेस देता है स्वीटनर का और बूस्ट करता है मिल्स का मिल्स मार्जिन का। अदर सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सब्सिडी ट्रांसपोर्ट और 50 लाख टन का एक्सपोर्ट कोटास। लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है कि हम मैंडेटरी 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल अक्रॉस द कंट्री। ये किसके अंडर आया, न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 की थी, वो अलाउ करती है शुगर मिल्स को या कि वो एथेनॉल को शुगर केन से निकाले और मोलोसिस और फूड ग्रेन्स और पोटैटो को इन्विसाज करें एक इंडिकेटिव टारगेट जो 20% होगा ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल पेट्रोल में और 5% ब्लेंडिंग होगा बायोडीजल में 2030 तक। यहाँ पे एक चीज़ हम देखना चाहते हैं वो है पैरामीटर्स जो कंसिडर करा जाता है FRP में। यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें जैसे रेवेन्यू जो है कितना होना चाहिए, रेवेन्यू रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल जितनी भी होती है इनकी प्रोडक्ट्स की। सेकेंड है रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ताकि ग्रोथ आए। रिकवरी होनी चाहिए शुगर की शुगर केन से। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए शुगर कस्टमर्स को फेयर प्राइस पे, प्राइस जिस पे शुगर सोल्ड कर रहा है प्रोड्यूसर को, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है शुगर पे, और रिटर्न कितना मिलता है ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे। स्कीम्स क्या है, एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी कंट्री में कैबिनेट ने एक्सटेंड करा है इंटरेस्ट सबवेंशन डिस्टिलर्स को ताकि वो यूज़ करें क्रॉप्स अदर देन शुगर केन। यहाँ पे राइस है, मेज़ है, सोरगाम है, वीट है, बार्ली है, कॉर्न है, शुगर बीट है जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट करती है फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसी के अंदर पॉइंट है कि सॉफ्ट लोन स्कीम जो है अवेलेबल है डिस्टिलर्स को कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एथेनॉल शुगर से ही, शुगर केन से ही। गवर्नमेंट इंकरेज करती है डिस्टिलर्स को कि प्रोड्यूस करें एथेनॉल मेज़ के लिए, और बड़ी राइस अवेलेबिलिटी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है। गवर्नमेंट ने फिक्स करा है रेम्यूनरेटिव प्राइस एथेनॉल का फ्रॉम मेज़ एंड राइस। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर लेते हैं। बायो एथेनॉल जो एक अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जब आप फर्मेंट करते हो कार्बोहाइड्रेट्स को, और सेलुलोज मटेरियल जो क्रॉप्स में होता है और बड़े सारे प्लांट्स और ग्रासेस को। करंट लेवल ऑफ एथेनॉल जो ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल की वो 5% की होती है। लास्ट जो टॉपिक है इसका, उसके बाद हम इसको ओवर कर रहे हैं, फिर 7th से कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 7th से और फिर देखेंगे क्या करना है। 6.8 इसका लास्ट है 6th लेक्चर का, 6th टॉपिक का लेक्चर का, की कॉन्सेप्ट एंड एंटिटीज इन न्यूज़। तो आप अभी तक आपने देखा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला
टैरिफ रेट कोटा स्कीम TRQ जो स्टैब्लिश हुआ था ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर, और ये 2 कंट्रीज़ के बीच में हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। TRQ अलाउ करता है कि वो क्वांटिटी सेट करे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट होते हैं लो या ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी पे। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट अलाउ करती है इंपोर्ट 4 प्रोडक्ट्स का, मेज़ जिसे कॉर्न बोलते हैं, मिल्क एंड क्रीम जो पाउडर में होते हैं, ग्रैनुल्स और क्रूड सनफ्लावर सीड या रिफाइंड रेप और कोलजा और मस्टर्ड ऑयल। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है 5 लाख का इंपोर्ट होगा टन्स ऑफ मेज कंसेशनल कस्टम्स ड्यूटी में, जो होगा 15% का अंडर दिस स्कीम टैरिफ रेट कोटा। सेकंड जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये RKA एक कंट्री वाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो कि होगा गांव विज्ञान पे, गांव साइंस पे। RKA एक परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आती है। ये ऑर्गेनाइज करती है एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे, और प्रिजर्व करती है, इम्प्रूव करती है ब्रीड्स को, प्रोहिबिट करती है स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स और जितने भी कैटल है। फंक्शन करती है इंटीग्रल पार्ट राष्ट्रीय गोकुल मिशन का अंडर, जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग और डेयरी डेवलपमेंट का है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है लास्ट इसका जो है वो है कृतज्ञ हैकाथॉन। यहाँ पे इसका एम ही है कि पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देता है जो एनहांस करता है फार्म मैकेनाइजेशन, स्पेशल एम्फेसिस देता है वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट में ताकि वुमेन भी काम कर पाए यहाँ पे। इसमें ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ इसमें ICAR है, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये अनाउंस करता है कृतज्ञ कृषि तकनीक ज्ञान हैकाथॉन जो आता है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंडर। इसका मेन एम ये है कि डेवलप करता है रिसोर्सेज मैकेनिज्म जो सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और स्टूडेंट एडवांसमेंट देता है, प्रोवाइड करता है बेटर गवर्नेंस और मैनेजमेंट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की होती है। ये प्रोजेक्ट प्रपोज करता है 50-50 कॉस्ट शेयरिंग जो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में होती है, और ये इम्प्लीमेंट होता है एजुकेशन डिवीजन के अंडर ICAR जो न्यू दिल्ली के अंडर आता है। यहाँ पे स्टूडेंट एडवाइजरी इनोवेटर्स जो हैं या एंटरप्रेन्योर बड़े सारे यूनिवर्सिटी से आते हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आते हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इवेंट में, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th से स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री एंड एसोसिएट इश्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये बहुत बड़ा है इकोनॉमिक्स का, तो कोशिश करेंगे जो लिस्ट कवर कर ले। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।